बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। मेरे साथ मौजूद हैं असलम जावेद मिनाज साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर रह चुके हैं आप, साबिक जनरल सेक्रेटरी लॉयर्स हाउसिंग सोसाइटी रह चुके हैं आप, साबिक मेंबर एग्जीक्यूटिव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर रह चुके हैं आप। आज हम इनसे बात करेंगे आपकी तालीम के हवाले से, आपकी सर्विस के हवाले से, और आपने लाइफ कैसे गुजारी, इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, कैसी ज़िंदगी रही, कानून के हवाले से क्या जानते हैं, सियासत के हवाले से क्या जानते हैं। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ सर। अगर हम तालीम के हवाले से बात करें जी तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी मैंने जो मेरी प्राइमरी थी वो हमारे इलाके में एक स्कूल था मोरी गेट। ठीक सर। तो वहाँ से उसके बाद फिर गवर्नमेंट SDI स्कूल से, फिर गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल से, SC कॉलेज, इस्लामी यूनिवर्सिटी। तो पहले मैंने मास्टर किया MA इस्लामिक स्टडीज़ में। ठीक सर। उसके बाद मैंने लॉ किया इस्लामी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया लॉ से, चूँकि ये लॉ का प्रोफेशन मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक़ था कि भी मैं लॉयर बनूँ मैं, तो इस हवाले से मैंने अपने वालिद साहब। कोई शौक़ नहीं था? मुझे ज़्यादा मेरा शौक़ जो था ना वो ज़्यादा मैं फ़ाइन आर्ट्स की तरफ जाना चाह रहा था मैं। अच्छा। लेकिन मेरे वालिद साहब का बड़ा शौक़ था कि बस आप लॉयर बने और इसमें अपने आप को ज़्यादा आप इन्वॉल्व रखें। तो वो फिर वालिद साहब की ख्वाहिश को फिर मैंने पूरा किया जी। वकील बन के, जस्टिस बन के कैसा तजर्बा रहा, क्या अचीवमेंट्स किए? मैं समझता हूँ कि पहले तो अच्छा वकील जो होता है वही जस्टिस बनता है, उसके बगैर कोई ख्वाब भी ना देखे अदरवाइज़। चूँकि जब आप वकील बन जाते हैं फिर वकालत में भी हालात इस तरह होते हैं कि आपको मुख्तलिफ शोबा चूज़ करना पड़ता है कि आप क्रिमिनल साइड पर जाना चाह रहे हैं जी, या आप सिविल साइड पर जाना चाहते हैं। तो आपको पहले ही तय कर लेना होता है। अगर आप शुरू से तय नहीं कर पाते, आप कहते हैं जी मैं सिविल भी कर लूँ, मैं क्रिमिनल भी कर लूँ, मैं टैक्स भी कर लूँ, तो फिर आप इन बिटवीन रह जाते हैं, फिर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। ठीक। तो मेरे लिए वाले साहब की भी ख्वाहिश यही थी कि मैंने क्रिमिनल साइड पर प्रैक्टिस शुरू की। अच्छा। जो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि जो मैं आज यहाँ तक हूँ, तो मेरे लिए मेरे उस्ताद साहब हैं जस्टिस फ़ारूक महमूद साहब, जो एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट रहे, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। तो मैंने उनके साथ 7 साल लगातार काम किया। तो इसकी वजह से वो उनकी दुआएं, उनके साथ मेहनत, तो उनकी वजह से मैं फिर हाई कोर्ट का जज भी बना, बग़ैर किसी सिफारिश के, माशाअल्लाह, बग़ैर किसी अप्रोच के। और ये पूरे बहावलपुर डिवीज़न को पता है कि मैं अपनी स्किल पर ही हाई कोर्ट का जज बनाना है। तो इसलिए मैं नौजवान दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि वो जब इस प्रोफेशन में आएँ तो फिर इसको हाफ हार्टेड ना करें, फुल जॉब है ये। आप अपने जितना भी जो केस तैयार करते हैं फुल्ली आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, फिर इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। ठीक सर, जस्टिस रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, मेंबर एग्जीक्यूटिव रहे हैं। मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? देखें, अच्छे वकील के लिए सबसे अहम बात है कि इस प्रोफेशन में ऑनेस्टी जो है ना सबसे अहम बात है। वो इस हवाले से कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना तो वो आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं और अल्लाह के बाद आप होते हैं जो उसके मामलात को ठीक करना चाह रहे होते हैं जी। वो आप अपनी मर्ज़ी से आपको फ़ीस भी देता है, आप उसके जिस तरह डॉक्टर एक होता है ना मसीहा, तो वकील भी एक मसीहा होता है जी। लेकिन आजकल बदकिस्मती ये है हमारे शोबे में कि मुख्तलिफ़ तहसीलों में वकला फ़ीस भी ले लेते हैं और फिर वो अपने ही क्लाइंट के ख़िलाफ़ जाकर दूसरे वकील से मिल जाते हैं। तो ये ट्रेंड अब बहुत हो गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी वकालत में हैं तो आप ये सोच लें कि मैंने अल्लाह को जान देनी है और मैंने अपने इस प्रोफेशन को ऑनेस्टी के साथ
और मेहनत के साथ और लगन के साथ मैंने काम करना है। तो इसमें इतना अल्लाह ताला ने वो रखा हुआ है कि जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो फिर आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको नाम भी आपका बनेगा और लोग आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे। तो मेरा तो ये एक मोटो है और इस वजह से ये सारी चीज़ें मैंने अपने उस्ताद साहब से इस प्रोफेशन में हासिल की थी माशाअल्लाह। और आज भी उसी पर मैं अमल पैरा हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जो भी दोस्त आता है सबसे पहले ऑनेस्टी, मेहनत और अपने केस के साथ जस्टिफाई करें। ठीक सर, जब आप जस्टिस बने जी, आपकी क्या फीलिंग थी? मैं जब, आप यकीन कीजिएगा, जब मैं जस्टिस बना जी, तो पहले तो जस्टिस बनने के लिए इस जैसे इलाके में जिसे हम कहते हैं जनूबी पंजाब, एक ख्वाब है और वो ख्वाब मेरे वाले साहब ने भी देखा था। फिर मैं जब अपने उस्ताद साहब के पास गया तो वो भी जब जज बने हाई कोर्ट के, तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे उस्ताद साहब की जो क्वालिटीज़ थी मैं उस तरह तो शायद ना बन पाऊँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि उस जैसा तो बन पाऊँ। तो मैंने फिर, मेरी सूरत हाल ये होती थी कि मैं रातों को जो नए बुक्स आती थी, नई बुक्स जितनी आती थी मैं उनकी स्टडी करता था। अच्छा। उनकी नोटिंग करता था और मुझे वो मेरे टिप्स पर याद होती थी मुझे। माशाअल्लाह। कोई भी जज बाज़ औक़ात, मैं नज़ीर सिद्दीकी साहब थे जज, वो जो क्रैश करके, तो अक्सर मुझे कोर्ट पे बुला लेते थे कि असलम बेटा बताएं इस पे नया लॉ क्या आया है, क्या जजमेंट आई। तो मैं फिर उनको खड़े होकर बताता था। तो फिर वो कहते थे देखें नौजवान है किस तरह तैयारी करके आता है। तो ये चीज़ मुझे और बूस्ट करती थी। अच्छा। और बूस्ट करती थी। मैं 7 साल अपने उस्ताद साहब के पास रहा, कोई एक फाइल 7 साल में ऐसी नहीं थी, कोई एक फाइल मर्डर केस की या जिस भी वाले से कि मेरे उसमें नोटिंग ना हो। उस्ताद साहब को पता होता था। अभी वो अगर जब मेरा इंटरव्यू सुनेंगे तो जब भी तो उनको कि कोई ऐसा केस नहीं होता था कि वो मेरे से डिस्कस नहीं होता था और उसकी नोटिंग होती थी, उसको शाम को बैठ के दफ्तर में डिस्कस होते और हम वो केस करते थे। और ये वो सारी उन्हीं की बताए हुए रास्ते और वो मेहनत, और मेहनत के बगैर आप वकील मत बने। अगर आप इस शोबे में आना चाह रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, प्लीज़ मत आएँ आप। बस ये मेरी राय है। सर, आपकी सर्विस के दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे सबसे पहले तो मेरी ज़िंदगी का जो अफसोसनाक पहलू इस जस्टिस का ये है कि मेरी अपनी ही बार मेरा मुखालिफ थी। अच्छा। हर वो बंदा जो मेरा किसी न किसी हवाले से जानने वाला था, लेकिन वो ये समझता है कि यार ये कैसे जज बन रहा है, मैं क्यों नहीं बना। तो वो हार्डशिप बड़ी आती है। वो खुशी महसूस नहीं कर रहा था कि खुशी मेरी बात का देखिए, बहुत से दोस्त खुश भी होंगे लेकिन बहुत से दोस्त खुश नहीं थे। अच्छा। और यहाँ भावलपुर में मैं बहुत से अपने जो आगे जिनके नाम अगर वो जा भी रहे हैं जज बनने के लिए या वो ख्वाहिश है उनकी, तो ये आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि आपको अपनी बार, आप में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे होते, लेकिन आपने रहना तो वही है। तो अदरवाइज़ मैं इस हवाले से खुशकिस्मत हूँ कि बग़ैर किसी सिफारिश के मैं 1 साल जज रहा हूँ। और ये भी मेरे लिए एक एजाज़ की बात है और ये रिकॉर्ड की बात है कि जब हम 10 जज बने थे और पूरे पंजाब से, तो मैं भावलपुर से वाहिद जज था। सबसे ज़्यादा केस मैंने, तकरीबन 6000 केस मैंने 1 साल में किए हैं। ये रिकॉर्ड है आज भी। और मेरे कई रिपोर्टेड जजमेंट हैं इस वक्त, सैकड़ों जो मुख्तलिफ किताबों में हैं, जो अदालतों में पेश भी होती हैं और उसमें वकला पेश भी करते हैं। तो ये बात है। ठीक सर, जज भी रहे हैं आप, मैं आपसे ये अब सवाल पूछूंगा कि बार और बेंच के ताल्लुक को आज के इस मॉडर्न दौर में कैसे देखते हैं? सर, बार और बेंच का जो ताल्लुक है उसके बगैर ना तो बेंच चल सकती है ना बार चल सकती है। ठीक। दोनों लाजुम व मज़लूम है और जिस तरह वाक़तन कहते हैं ना कि दोनों एक पहिए हैं, इसके बगैर एक पहिया सही नहीं काम करेगा तो उससे ऑटोमेटिकली खराबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जजेस को भी चाहिए कि वो बार के साथ एफिलिएटेड रहें, अपना जो भी है जस्टिस करें, लेकिन बार से हट के वो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ और ला की तरवीज के लिए दोनों को काम करना चाहिए। फिर ये इदारा और ये हमारा जो कम्युनिटी है ये अच्छा फैसले आएंगे इसमें। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? जी, मैं ज़्यादा तो शुरू से ही मुझे शौक़ भी यही था कि मैं क्रिमिनल साइड पर, और क्रिमिनल साइड पर जब आप एक ख़ास टाइम पर आ जाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा मर्डर केसेस आपको मिलते हैं। तो मेरी ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ है वो मैं ज़्यादा मर्डर केसेस में ज़्यादा करता हूँ, मैं ट्रायल वर्क, एपिलेट वर्क, इस हवाले से। सर, पाकिस्तान की अदालतों में जी केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? उसकी एक तो रीज़न ये है कि उसमें हमारा वकला का भी बड़ा रोल है।
कि वो उनकी कोशिश ही होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से एडजर्नमेंट ले लें। ठीक है, तो इस हवाले से जजेस भी बेचारे देखते हैं, वो भी इंसान होते हैं, वो देखते हैं कि यार चलें आज एक नया वकालतनामा किसी वकील का आ गया है, पहले एक और वकील था, तो वो भी कोशिश करते हैं। उसके अलावा ये है कि वकला को और जजेस को चाहिए कि उसका एक टाइम फ्रेम तय कर लें। कोई भी केस हो, जज साहब कहें कि भाई देखें मैं ये 1 माह के लिए आपका केस फिक्स कर रहा हूँ, चूँकि मैं जज रहा हूँ तो मैंने इस तरह काम किया है जी। 1 माह के अंदर मैंने डिसाइड करना है, ये आप 1 पेशी ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, चौथी पेशी पर मैं इसको फिर आपको फैसला कर दूंगा। तो इस हवाले से जज को भी पता होगा कि मैंने ये 1 माह के अंदर अंदर फैसला करना है, और वकील को भी पता होगा कि जज साहब ने मुझे पेशी नहीं देनी, एडजर्नमेंट नहीं देनी, तो फैसले हो जाएंगे। और होता भी ऐसे है कि इस मुल्क की जो बदकिस्मती है कि हमारे इस सिस्टम में एक स्टे मैटर्स, जब किसी भी केस में एक दफ़ा स्टे हो जाता है ना जी, तो वो वकील जो है वो कोशिश करता है कि मैं इसको अब लंबा कर जाऊं, और वो साल हर साल वो एक छोटा सा स्टे जो है वो कई साल निकल जाते हैं। अच्छा। तो ये भी स्टे को भी सोच समझ के देना चाहिए। उसमें अगर स्टे किसी केस में दे रहे हैं तो अब 2-3 दिन की डेट दें, और वकील साहब कहते हैं वकील साहब मैं आपको ये दे रहा हूँ, नेक्स्ट डे पे ये फाइनल हो जाएगा। तो इससे बहुत सेफ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 1 साल में 5,500 केस किए हैं, जबकि मेरे और साथी जजेस जो थे सारे कॉम्पिटेंट थे, लेकिन किसी ने कोई 2,200 था, किसी का 3,000 था, किसी का 1,800 था। मैं जज था वाहिद जो मैंने अकेला 6,000 केस किए। तो उसकी कोई रीजन यही थी कि काम, और बार भी खुश थी, मैं ज़्यादा मुल्तान में रहा हूँ। अच्छा। बार भी खुश होती थी, बार भी बड़ा प्यार करती थी। अच्छा। कोई नाराज़ भी नहीं होता था, काम भी हो जाता था। ठीक सर, वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, वकील बिल्कुल मुआशरे के लिए, मैं समझता हूँ कि वकील के लिए मैं यही बात करता हूँ कि वो एक ऐसा, चूँकि वकील की जो हाथ होता है ना वो मुआशरे की नफ्स पर होती है, तो उसके लिए जब वो किसी भी केस को करता है तो कोशिश करता है कि इसमें बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको गलत केस देते हैं, आपसे झूठ लिखवाना चाहते हैं, झूठ कोर्ट में करना चाहते हैं। तो आप अगर शुरू में ही उसको कह दें कि देखें भी ये झूठा केस है, आप मुझे झूठ की तरफ लेकर जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने हल्फ लिया होता है। तो आप कोशिश करें, अगर झूठा केस है और आपको पता लग गया तो आप अवॉइड करें उसको, पहले ही आप मत लें उसको। तो इस तरह चूँकि वकील ही हैं जो उसको आगे झूठा केस बना के उसको ले जाते हैं, तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप केस को, वो केस जो अच्छे हों, ठीक हों और ऑनेस्टी पर हो, तो उसको लेना चाहिए, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा सर। ठीक। सर, आप साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रह चुके हैं, आपने अपने टेनोर में क्या डेवलपमेंट करवाई बार को लेकर? मैं सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी हाउसिंग सोसाइटी रहा जी। ये जनरल इस हवाले से ये था कि जब हम आए तो ये कोई यहाँ कोई सोसाइटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक। पहले रजिस्टर हुई थी, जो पुराने हमसे वकला थे वो इसको ख़त्म करके चले गए थे। अच्छा। हमने जाके इसको, मेरे साथ मलिक असलम चन्नड़ साहब थे, वो प्रेसिडेंट थे, मलिक सईद इजाज़ था, वो भी जज रहे। ये सारे हमने, सारों रजीम ने मिलके इसको दोबारा हमने रजिस्टर कराया, और फिर हमने उसकी एक बाकायदा तौर पर वज़ीर आला उस वक्त परवेज़ इलाही थे, उनको बुलाया, MBR साहब को बुलाया, हमने रकबा अलाट कराया जो तकरीबन कोई 832 कनाल रकबा, वो भी हमने अलाट कराया। उसकी वकला से हमने पैसे लिए, उनको 60,000 वो, उसको हमने फिर अलाटमेंट की, जो आज तक एग्जिस्ट कर रही है वो सोसाइटी। इसके अलावा सेवरेज निज़ाम ठीक नहीं था जी। तीसरा ये था कि हमने इस चीज़ को भी ख़त्म किया कि जनाब जाके जजेस के पास बैठ जाएँ आप। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब जनरल सेक्रेटरी बना तो मुझे 1-2 जजेस ने बुलाया कि सेक्रेटरी साहब आएँ, तो मुझे उन्होंने कुछ मेरे केस कमीशन के मुझे उन्होंने दिए हुए थे कि जी हमने आपका नाम लिख दिया, आप जाएँ कमीशन। मैंने कहा जी देखें बात सुने, ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी नौजवान को दें जो बिल्कुल नया आया है, कमीशन दें, उसको 2-4 हज़ार मिल जाएंगे। लेकिन ये जो ओहदेदार हैं, ओहदेदारों का ये काम नहीं है कि वो इस तरह के कमीशन लें और इस तरह की बात। तो उससे जज साहब ने पहले तो उनको अच्छा लगा, लेकिन बाद में जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा जी कि बड़ी अच्छी बात की आपने कि जब आप ओहदेदार बन जाते हैं तो फिर आप अपनी ज़ात के लिए ना काम करें, फिर आप अपनी उस कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें। तो ये ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि ठीक। सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं, यंग वकला के क्या मसाइल हैं, क्या देखते हैं आप? यंग वकला के लिए मसाइल ऐसे हैं कि देखें, मैं आपको ये बुनियादी बात कर रहा हूँ कि जो सीनियर वकील हो चुके हैं ना जी, उनका प्रॉब्लम यह है कि एक तो वो नौजवानों को सिखाते नहीं हैं।
ठीक। कोई इस तरह का कोई सेटअप नहीं है कि वो अगर उनसे पूछना चाहें तो वो उनको बताएं, या कोई ऐसा कम से कम कोई बार में कोई इस तरह के होने चाहिए लेक्चर्स, या वो जो अब जितने भी सीनियर वकील हैं वो उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो मैं मेरे साथ सूरत हाल यह है कि मेरे साथ हर दफ़ा 4 5 6 मेरे शागिर्द रहते हैं जो मेरे पे सीख के चले जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी हैं कई। इस वक्त मेरे बाहर में कई नाम है, औरंगज़ेब उस्मानी है, रौ नासिर है, इसी तरह कई ये सारे सेक्रेटरी बन चुके हैं इस तरह। तो वकला को चाहिए, मेरे उस्ताद साहब फ़ारूक महमूद साहब, उनके वालिद साहब मलिक मोहद्दीन साहब, उनके पास भी ऐसे होता कि पूरा उनका चैम्बर भरा होता सीखने के लिए। अगर वो ना सिखाते तो शायद मेरे उस्ताद साहब वो इस लेवल पर ना होते, शायद मैं इस जगह ना होता। तो हमारे नौजवान वकला के लिए सीनियर को चाहिए कि वो उनको सिखाएं, उनको बताएं और उनको फिनांसिंग भी करें कुछ शुरू में। और नौजवानों के लिए है कि आज का नौजवान पढ़ना नहीं चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो देखता है कि जो 30 साल हो गए एक वकील को, वो मेहनत करके इतने पैसे कमा रहा है, इतनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचा है, वो समझता है कि मैं 6 माह में इस लेवल पे पहुँच जाऊँ, तो कभी नहीं हो सकेगा। आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा, आपको 5-7 साल डट के मेहनत करनी पड़ेगी जी। मुझे अभी भी ऐसे है कि जब हम इस शोबे में आए तो ज़ाहिर सी बात है नए नए आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन आपको उस बर्दाश्त करना पड़ता है सख्तियाँ। फिर एक वक्त आता है कि आपको आहिस्ता 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 फिर आपको लोग जानने भी लग जाते हैं, आपको फीसें मिलने लग जाती हैं, तो इस तरह के मामला आते हैं। तो नौजवानों को मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, मेहनत के बगैर वो कभी अच्छे वकील नहीं बन सकते। ठीक, रिसाले पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, उनको छोड़ दें किस केस में आने, लाइब्रेरी में जाएं, कुछ टाइम लाइब्रेरी के लिए निकालें अपना, वहाँ अपने नोटिंग करें किताबों की उनसे, तो ये एक अच्छा वकील बनने के लिए नहीं है। ठीक सर, पाकिस्तान के मौजूदा तलीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे एज ए सीनियर कानूनदान? देखें, हमारा जो निज़ाम है ना, तालीमी निज़ाम, वो इस वजह से भी कि अब ये वो हालात नहीं रहे, इसमें अब प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गया है। इसमें जो भी कोई इदारा है वो कहता है कि मैं जल्दी जल्दी पैसे कमा लूँ इससे, उसका कोई सरोकार नहीं है कि वो अपनी इस जो जनरेशन को जो पढ़ा रहा है। सबसे पहली तो बात है कि वो जो एक तालीम के साथ साथ तरबियत है जी, वो तरबियत वाला निज़ाम ख़त्म हो गया है। ठीक है, जिस इदारे में तरबियत नहीं होगी उस तालीम का क्या फ़ायदा। एक बच्चे को यही नहीं बताया जा रहा कि आपके बड़ों के साथ आपने किस तरह बिहेव करना है, छोटे के साथ किस तरह बिहेव करना है, आपने सुबह अपने वालिदैन को जाके सलाम करना है, वापसी जाके आपने उनको फिर सलाम करना है, या इस तरह के कई ऐसे चीज़ें हैं, मसाइल हैं जो तरबियत अब हमारे बच्चों में नहीं है। ठीक है ना जी। तो मैं समझता हूँ कि तालीम के साथ उतनी ही ज़रूरी तरबियत है वो देनी चाहिए बच्चों को। ठीक, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा हमारा। ठीक सर, आप कानूनदान हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से जी क्या तबसरा है आपका? देखें जी, मेरा मौजूदा सियासी सूरत हाल पे छोड़ दें किस पार्टी का क्या मामला है, कौन किसको चाहता है, कोई PTI का है, कोई नून लीग का है, कोई PP का है, कोई किसी जमात का है जी। इससे हट के सबसे पहला है हमारा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल उसके तहत सारे इदारे चलते हैं जी। ठीक है, तो जब हम उस सर ये तो कानून के हवाले से बात की, अब मैं पूछूंगा कि आपको अदब से कितना लगाव है? अदब से देखिए, मैं आपको अदब से, जब बंदा कॉलेज में पढ़ रहा होता है ना, कॉलेज में आपको टाइम बड़ा होता है, यूनिवर्सिटी में बड़ा टाइम होता है, आप मुख्तलिफ अदब के हवाले से, पोइट्री भी होती है और हर हवाले से, लेकिन जब आप इस शोबे में आ जाते हैं ना तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, बिल्कुल टाइम। आपको अपनी ये बुक्स जो हैं ये आपको नहीं टाइम देती कि आप उस तरफ भी जाएं, कुछ अदब के हवाले से भी, या अपनी वो एक्स्ट्रा जो आपकी वो नहीं, आपको निकल नहीं पाता टाइम है। इसलिए मैंने कहा कि फुल टाइम जॉब है। कानून के हवाले से आर्टिकल लिखते हैं आप? मैं नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ख्वाहिश है मेरी कि मैं थोड़ा सा टाइम निकला है तो मैं बुक ज़रूर लिखूँगा, क्रिमिनल क्रॉस पर, अपील पर, या इस हवाले से नौजवानों के लिए। मैंने बल्कि अपने उस्ताद साहब से भी कहा था, जस्टिस फ़ारूक साहब से, मैंने कहा सर अब आपके पास टाइम है, मैं भी टाइम निकाल लूँगा, तो कुछ ऐसी किताबें हम लिख दें ताकि आने वाली बच्चों के लिए जो लॉ करना चाहते हैं, बिगनर हैं, उनको बड़ा फ़ायदा दे। उन्होंने कहा था प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन बात वही है कि आपको टाइम नहीं निकलता आपके लिए। आपका पता है कि सुबह आपके 10 केस आपने जीरा उसके लिए लिखनी है, आपने 10 कोर्ट्स में जाना है, तो फिर आपके लिए वो टाइम नहीं निकल पाता। ख्वाहिश है मेरी ना कुछ इस पर काम करूँ मैं, ये सूरत हाल है। आपके फेवरेट राइटर कौन है? मेरे फेवरेट राइटर जो हैं जी, मैं इस हवाले से
जो एक तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो हैं वो जो सफ़रनामा लिखते हैं, उस हवाले से मैं उनको ज़रा लाइक करता हूँ। और भी बहुत से हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि वो एक चीज़ जाले में रख दे और मट्टी पड़ गई, अब इस हवाले से अब बिल्कुल ये है जी। ठीक, ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स से मेरा है, ठीक, पॉलिटिक्स के हवाले से मैं टीवी भी देखता रहता हूँ, इस हवाले से जो बर्निंग इशू वो भी देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, इस हवाले से फेसबुक पे भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, वही जो टाइम नहीं मिल जाता ठीक। कुछ। सैर व सियाहत के हवाले से बात करूँ तो टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? मैं तकरीबन नॉर्दर्न एरिया तो मैं अक्सर ही जब भी कोई टाइम मिलता है फैमिली के साथ चला जाता हूँ ठीक। इस हवाले से। अदरवाइज़ कराची, मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं जहाँ चाहे वहाँ मैं जाता रहता हूँ, मैं मुख्तलिफ हवाले से बच्चों को लेके चला जाता हूँ। बहावलपुर के बारे में क्या तासरात है? भावलपुर मेरा घर है। भावलपुर जैसा खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई खित्ता नहीं है। मुझे फिर पैदा होना पड़े कि जी आपको फिर, तो मैं भावलपुर, खूबसूरत शहर है, इसके अलावा मैं समझता हूँ और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी, जो भी प्रोफेशन है, ये 3 चीज़ें जब जिसके पास होंगी वो हर शोबे में वो तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह मैं इस हवाले से कहता हूँ कि जो भी शख्स हो, पहले ऑनेस्टी, फिर लॉयल्टी, फिर हार्ड वर्क, इसके बगैर आप किसी भी शोबे में अच्छे नहीं हो सकते। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरे देखिए इस कामयाबी के सबसे पहले तो मैं वालिद साहब, मेरे वालिद साहब की हिस्ट्री है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं बहावलपुर के हवाले से। बल्कि ये मैं आपको बताता जाऊँ कि वो अल-मारूफ लाला अजीज़ थे। अच्छा, तो इस हवाले से कि हनीम मोहम्मद का जो रिकॉर्ड था 499 का, अच्छा, तो उसमें भी उन्होंने तकरीबन 55 ओवर कराए थे कराची में। अच्छा, तो वो मुख्तलिफ कायज़-ए-आज़म ट्रॉफ़ी भी, पैट्रन ट्रॉफ़ी भी, और वो क्रिकेट के हवाले से बहुत फेम रहे हैं। तो उनको जितने भी पुराने प्लेयर हैं वो सारे जानते हैं। तो मैं भी कुछ अर्सा क्रिकेट खेलता रह गया हूँ। क्रिकेट के हवाले से मैं भी पैट्रन ट्रॉफ़ी, उस हवाले से क्रिकेट में भी मेरा बड़ा अरसा मैं खेलता रह गया हूँ। आपका फेवरेट खेल कौन सा है? क्रिकेट ही, ठीक। क्रिकेट जी। सर, खानों के हवाले से बात करूँ, खानों में क्या-क्या पसंद है? खानों के हवाले से देखें ना, मैं ज़्यादा खाने का भाई यही है कि जो देसी फूड मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसमें मटन कढ़ाई हो गई, या बच्चे जो घर में अक्सर वो बनाते रहते हैं, देसी फूड मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी आइडियल पर्सनैलिटी कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म के अलावा मेरे उस्ताद साहब, मैं शायद आपने उनके बारे में भी बहुत सा, तो मैं उनको हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उनको कॉपी करूँ, वकालत में भी, और वो उस हवाले से स्पोर्ट्स जैनिक भी हैं। वो अब भी उनकी माशाल्लाह 80 ईयर तकरीबन उनकी उम्र होने वाली है, 70-90। वो आज भी वो शाम को ज़रूर 5 किलोमीटर वॉक करते हैं इस उम्र में भी। तो ये इसलिए मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। फिर वो हर स्पोर्ट्स, स्कॉश में बड़े बेहतरीन, मैं भी उनके साथ स्कॉश खेली, उनके साथ मैंने एथलेटिक भी की। वो हर जो भी है वो स्पोर्ट्स के हवाले से। आपको गुस्सा आता है, कैसे कंट्रोल करते हैं गुस्सा आता है तो? देखिए गुस्सा जब आता है तो गुस्से के लिए है कि गुस्सा आपको, जब गुस्सा है तो आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। ठीक। गुस्से का टाइम होता है तकरीबन को 12 से 13 या 14 सेकंड। अच्छा। अगर उस वक्त आप अपने आप को कंट्रोल कर जाएं तो ऑटोमेटिक आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। ये है, आता है, कौन सा इंसान है जिसको गुस्सा नहीं आता? या तो एक पत्थर है जिसको गुस्सा नहीं आएगा। ये तो जज्बात है इंसान के, वो किसी बात पर आ जाता है। लेकिन आप उसको कोशिश करें नॉर्मलाइज करने के लिए, आप 13-14 मिनट आप खामोश हो जाएं तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। कितना फैमिली मेम्बर हैं, बच्चे क्या करते हैं? मेरा फैमिली मेम्बर बड़ी शॉर्ट है। मेरी एक बेटी है, वो FSC में अब है माशाल्लाह। बस टोटली मेरी वालदैन मेरे है नहीं अब। तो इस हवाले से बाकी जो बहन भाई हैं वो अपने अपनी शादियाँ उनकी हो चुकी हैं, अपने अपने घरों में हैं। मेरी सिर्फ यही फैमिली है, मेरी बेगम, मेरी बेटी और मैं, बस। इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके? इन फ्यूचर देखें जी, इन फ्यूचर में तो वकालत ही कर रहे हैं। वकालत जब तक अपने उसमें हैं, कर सकते हैं, करेंगे। उसके बाद फिर रिटायर्ड लाइफ भी गुजारनी होती है, तो उस वाले से कुछ किताब वगैरह कोशिश करके लिखूंगा। जनरल सियासत पे आने का शौक़ है? नो सर, सियासत का बिल्कुल नहीं है। सियासत का शौक़ मुझे सिर्फ बार लेवल पर था। अच्छा। वो 2004 में जीत गया था। उसके बाद मैंने देखा कि बार में पॉलिटिक्स करने के लिए आपको बहुत से ऐसे आंसर शामिल हो गए उसमें जो मैं बताते हुए मुझे खुद अब शर्म आती है। तो इसलिए पॉलिटिक्स कोई पाकिस्तान में किसी भी हवाले से अच्छी नहीं रही।
सॉरी, मैं इस हवाले से ठीक। तो अब देखें ना, अब एक आपको हाई कोर्ट का इलेक्शन लड़े तो उसके लिए आपको करोड़ों रुपये चाहिए, उसके लिए आपको जनाब ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो मुझे तो बार शर्मिंदगी होती है कि ऐसे नहीं करने चाहिए। ठीक सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज अ सीनियर कानूनदान आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि जी आप एक तो नौजवान जो वकील वकालत में आना चाहते हैं वो एक अपनी जो साइड है उसको कंफर्म कर लें कि आपने किधर जाना है। आपने सिविल साइड पे जाना है, आपने क्रिमिनल साइड पे जाना है, तो आप उसी दिन से आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। आप लॉ बुक्स पढ़ें, लॉ बुक्स को पढ़ने के साथ आप उनको लिखें, अपनी एक डायरी बनाएं और वो आपकी डायरी जो है आपको काम आती रहेगी। ये ना सोचें कि अगर आपको आर्गू कर रहे हैं, जज ने अगर आपकी वो बात जो आप पेश केसला किया है उसको जज ने इंस्पायर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने से आप में एक आर्गूमेंट्स एडवांस करने में आपको फ़ायदा मिलेगा कि उस केस को आपने ज़्यादा स्टडी कर लिया है। तो मेरी यह है कि आप इस शोबे के हवाले से आप ज़रूर नौजवान जो हैं वो मेहनत ज़रूर करें, वगरना फिर ना आए इस शोबे में। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी। आप मेरे भाई हैं छोटे, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतनी मेहनत से आप नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आपको अल्लाह बेहद तरक्कियाँ दे। तो मैं इस हवाले से बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।